नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि इस श्रृंखला में राष्ट्रीय समसामयिकी को भी शामिल किया जाए, तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े हुए कुछ तथ्य जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपको कल की वीडियो के संबंध में त्रुटि सुधार की सूचना दे दूं कि कल मैंने वीडियो में गलती से निर्वाचन आयोग की स्थापना को किसी अलग डेट पर बता दिया था, जबकि निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो हुआ है 28 सितंबर 2002 को। ठीक है, मैंने गलती से इसको शायद 2001 बता दिया था, तो इसको आप सुधार लेंगे। वहीं एक क्वेश्चन में मैंने राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को कुछ बता दिया था, तो उसको आप सुधार लेंगे। उसकी स्थापना हुई है 12 नवंबर 2000 को। ठीक है, 12 नवंबर सन 2000 को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, ये अनुसूचित जनजाति आयोग का डेट है स्थापना और ये निर्वाचन आयोग का डेट है। ठीक, चलिए तो राष्ट्रीय समसामयिकी के अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर एसपी शर्मा, डॉक्टर जगत राम, डॉक्टर राजेंद्र बादवे या डॉक्टर सुरेखा किशोर। तो इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन हम पिछले वीडियो की तरह ही एक शासकीय डॉक्यूमेंट के द्वारा करेंगे। चलिए, ये जो डॉक्यूमेंट है वो प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है, पीआईबी का जो है डॉक्यूमेंट है। चलिए तो इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है चिकित्सा शिक्षा में ऐतिहासिक सुधार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी का गठन। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा को जो चलाने वाली संस्था थी, ठीक है, उसका नाम क्या था? भारतीय चिकित्सा परिषद। ठीक है, पहले जो संस्था चिकित्सा शिक्षा का संचालन करती थी उसका नाम क्या था? भारतीय चिकित्सा परिषद। लेकिन अब उसको खत्म करके एक नए आयोग का गठन किया गया है। उस आयोग का नाम क्या रखा गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। ठीक है, अब देख पा रहे हैं भारतीय चिकित्सा परिषद एमसीआई को खत्म कर दिया गया है। ठीक, इसको पढ़ते हैं तो लिखा है कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के संविधान सहित बड़े बदलाव किए हैं। साथ ही 4 स्वायत्त बोर्डों का गठन भी किया गया है। इसके साथ ही दशकों पुरानी संस्था भारतीय चिकित्सा परिषद को खत्म कर दिया गया है। ठीक, तो यहां से आपका एक प्रश्न आता है कि हाल ही में किस संस्था को खत्म कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, भारतीय चिकित्सा परिषद को खत्म करके इसके स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है। ठीक, इसी में आप देखेंगे कि एनएमसी के साथ साथ स्नातक और परास्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्डों, चिकित्सा आकलन और मानक बोर्ड और नैतिक एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड का गठन किया गया है, जो एनएमसी को दिन प्रतिदिन के कामकाज में मदद करेगी। यानी इस बोर्ड की सहायता के लिए स्नातक और परास्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, चिकित्सा आकलन बोर्ड और मानक बोर्ड, इसके अलावा नैतिक एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक, जो एनएमसी को क्या करेगी? हेल्प करेगी। इस ऐतिहासिक सुधार के चलते भारतीय शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और गुणवत्तापूर्ण उत्तरदायी व्यवस्था बनेगी। इसके तहत सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि नियामक नियंत्रक का चयन योग्यता के आधार पर किया जाएगा, न कि चुने गए नियामक नियंत्रक द्वारा। ठीक है, पहले क्या होता था कि इसमें जो नियामक कंट्रोलर होता था, ठीक है, जो रेगुलेटर कंट्रोलर होता था, उसका चयन जो है वो पूर्व में चुना गया जो नियामक कंट्रोलर होता था, रेगुलेटर कंट्रोलर होता था, उसके द्वारा किया जाता था। लेकिन अब जो उस रेगुलेटर कंट्रोलर का चयन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? योग्यता के आधार पर किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं। ठीक, महिला एवं पुरुषों के सुचितापूर्ण एकीकरण, व्यवसायीकरण, अनुभव और व्यक्तित्व को महत्व मिलेगा। इससे चिकित्सा क्षेत्र में और सुधार होंगे। ठीक है, यानी कि इस क्षेत्र में सुधार करने के लिए इस समिति का या इस परिषद को खत्म करके नई समिति का गठन किया गया, नए आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। ठीक है, इसके संबंध में अधिसूचना जो है 24 सितंबर को जारी हुई है। और अब आता है हमारे प्रश्न का आंसर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर एसपी शर्मा, जो कि सेवानिवृत्त डॉक्टर हैं, को 3 वर्षों की अवधि के लिए अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। ठीक, एनएमसी के अध्यक्ष के अलावा 10 अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। ठीक, और 4 स्वायत्त बोर्ड, जो कि मैंने आपको बताया था यहां पर चिकित्सा आकलन, मानक बोर्ड, परास्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, इन सबके अध्यक्ष शामिल होंगे। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर यानी कि इस सेक्शन में आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है एक आपका ये संस्था का नाम जिसको खत्म किया गया है, दूसरा उस
आयोग का नाम जो कि इस संस्था के स्थान पर आया है, और तीसरी चीज कि ये जो नवीन गठित हुई है आयोग, ठीक है, नया आयोग जो गठित किया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? डॉक्टर एस.पी. शर्मा जी। आप देख पा रहे हैं यहां पर कि डॉक्टर एस.पी. शर्मा जी को 3 वर्षों की अवधि के लिए अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। ठीक, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस.पी. शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई है? ऑप्शन में है सऊदी अरब, फिनलैंड, यूएई या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ठीक है, यानी कि फिनलैंड के साथ समझौता हुआ है, किसके लिए? भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं थोड़ा सा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार के खान मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग तथा फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि किस देश के साथ इस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया है। किस क्षेत्र में? भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में। ठीक, किस देश के साथ किया गया? आप देख पा रहे हैं, फिनलैंड। ठीक, तो वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या पूछा है? भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते की स्वीकृति दी गई है? तो क्या था? फिनलैंड। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 50, 46, 47 या 48। तो इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लिया जाए। चलिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत शीर्ष 50 देशों में शामिल। ठीक, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की रैंकिंग में भारत 4 पायदान चढ़कर 48वें पायदान पर पहुंच गया है। ठीक, तो यहां पर एक फैक्ट आपको और मिला कि ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है या वैश्विक नवाचार सूचकांक है, ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, और कितने पायदान की वृद्धि हुई है इसमें? भारत की 4 पायदान की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि 3 देश जो है उसको पीछे छोड़ के भारत आगे निकल गया है। ठीक, कौन से स्थान पर पहुंच गया है बोल रहे हैं? तो 48वें स्थान पर पहुंच गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच यह भारत के लिए ऊपर उठने के समाचार के रूप में सामने आया है, और इससे भारत में मजबूत R&D, ठीक है, R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परिवेश का पता चलता है। वर्ष 2019 में भारत 52वें पायदान पर रहा था और 2015 में 81वें स्थान पर था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आपके लिए 2 चीजें हैं कि ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, और दूसरी चीज कि इस जारी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। तो याद रखिएगा, भारत का स्थान क्या है? 48वें स्थान पर है। ठीक, वापस आते हैं प्रश्न में। आपको ऑप्शन में दिख रहा है 48वां रैंक, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक नवाचार सूचकांक। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? 48वीं है, 48। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू होगा? ठीक है, ये प्रश्न यहां पर कब से लागू होगा। ठीक, ऑप्शन में आपके पास 20 जुलाई 2020, 20 अगस्त 2020, 20 सितंबर 2020 या 20 अक्टूबर 2020। तो आपको पता होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है हमारा, ठीक है, 1986 में आ गया था। पहला जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में आ गया था। तो अभी इसमें हाल फिलहाल में इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। ठीक, इस संशोधन के साथ ये बिल कब से लागू होगा, ये अधिनियम कब से लागू होगा, प्रश्न ये है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया जाए। चलिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आज से लागू, आज नहीं बोल रहे भाई, है ना। ठीक है, ये जिस दिन का तारीख है उस दिन से, कब से? ये देखो 20 जुलाई 2020। ठीक, इस अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA
की स्थापना और कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अनुचित व्यापार चलन को रोकने के लिए नियम भी शामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण उपकरण साबित होगा। उपभोक्ता विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाता है और उत्पाद दायित्व की अवधारणा की शुरुआत करता है। ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया? श्री रामविलास पासवान जी ने। ठीक है, इसमें आपको याद ये रखना है बेसिकली कि ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, वो लागू कब से हुआ है। और जिन लोग मेंस दे रहे हैं वो इस दृष्टिकोण से इसको तैयार करेंगे कि वर्तमान में, यानी कि ये वाला जो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये 1986 का जो उपभोक्ता अधिनियम था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उससे कैसे बेहतर है, किन किन बिंदुओं को अतिरिक्त शामिल किया गया है। इस प्रकार के जो सुधार करने वाली चीजें हैं उनको आपको मेंस के नजरिए से तैयार कर लेना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहली चीज प्रीलिम्स के हिसाब से अगर पढ़ रहे हैं तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू किया गया बोलेगा तो 20 जुलाई 2020 से। जो लोग राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी या डीडी न्यूज देखते हैं उन लोग को पता होगा, वो जो एंकर है, ठीक है, जिन लोग न्यूज बताते हैं उन लोग के लैपटॉप के ऊपर में ये डेट लिखा रहता है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 20 जुलाई 2020 से लागू, ऐसा करके। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, किसको किसको सम्मानित किया गया है ये पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन में आपके पास रोहित शर्मा जी, मरियप्पन टी, ठीक है, मरियप्पन थंगवेलु इनका नाम है, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट। ठीक, ऑप्शन में आपका केवल एक है, एक और दो, 1 2 3 या 1 2 3 4, यानी उपरोक्त सभी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि किसको किसको मिला है ये पुरस्कार। चलिए, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 घोषित किसको किसको मिला भाई? रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, सुश्री मनिका बत्रा, सुश्री विनेश और सुश्री रानी को खेल रत्न। ठीक, तो आपको इस सेक्शन में पढ़ना क्या है? इस सेक्शन में आपको पढ़ना है इन खिलाड़ियों का नाम। देखिए कितने लोग को मिला, 5 लोग को मिला है, और वो किस खेल से संबंधित है। ऐसे प्रश्न आपको अमूमन देखने को मिलते रहते हैं। ठीक, तो रोहित शर्मा आपको पता होगा हिटमैन, किस खेल से हैं? क्रिकेट से हैं। मरियप्पन टी, ठीक है, मरियप्पन थंगवेलु पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। सुश्री मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। सुश्री विनेश, ठीक है, विनेश फोगाट आपको पता होगा बापू सेहत के लिए हानिकारक है, हाँ वही वाली, ठीक, कुश्ती खेल से संबंधित है। सुश्री रानी, ठीक है, ये रानी रामपॉल है एक्चुअली, ठीक है, जो कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक, नाम याद रखिए, साथ में ये याद रखिए कि संबंधित खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक, तो वापस आते हैं प्रश्न में। चलिए, उस लिस्ट में रोहित शर्मा शामिल थे क्या? बिल्कुल थे। मरियप्पन टी ये भी शामिल थे, मनिका बत्रा भी शामिल थी और विनेश फोगाट भी शामिल थे। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, यानी कि सभी। इसके अलावा और कौन था? सुश्री रानी, ठीक है, यानी रानी रामपॉल। इन 5 को मिला है इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली किसान रेल का संचालन किया गया। ठीक है, ये किसान रेल जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2 किसान रेल चलाई गई हैं। किसानों के सामानों को लाने ले जाने के लिए ये जो ट्रेन है वो स्पेशली चलाई जा रही है। ठीक, तो इसका संचालन कहां से कहां तक किया गया? ऐसे प्रश्न आपको अधिकांशतः देखने को मिलते रहते हैं। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए, इसको मैंने 2 सेक्शन में बांटा है। एक जो प्रथम रेल है, एक्चुअली जो भारत की प्रथम रेल थी किसान रेल, और दूसरा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भारतीय रेल ने आज 7 अगस्त 2020, 7/8/2020 मतलब क्या होता है? 7 अगस्त 2020 को देवलाली से पहली किसान रेल का शुभारंभ किया, जो देवलाली से दानापुर तक चलेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बेसिकली आपको याद क्या करना है कि ये जो रेल है वो कहां से कहां तक चलने वाली है। तो पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली? देवलाली से दानापुर। ठीक, वहीं अगर दक्षिण भारत के पहले किसान रेल की बात करें तो ये कहां से कहां चली? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से नई दिल्ली के आदर्श नगर तक। क्लियर है बात? ठीक, आंध्र प्रदेश में जो अनंतपुर है वहां से नई दिल्ली के आदर्श नगर तक दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का संचालन किया गया है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है मेन
पहली किसान रेल। तो पहली किसान रेल कहां से कहां चली? देवलाली से दानापुर तक। क्लियर? वापस आओ प्रश्न में। प्रश्न में देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है? देवलाली से दानापुर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत की पहली किसान रेल का संचालन देवलाली से दानापुर के मध्य किया गया। क्लियर? दूसरा कहां से कहां तक किया गया? दूसरी ट्रेन, या यूं बोले दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल है उसका संचालन किया गया आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लेकर नई दिल्ली के आदर्श नगर तक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसको केजी बेसिन भी कहते हैं, ठीक है, एक समृद्ध स्रोत है। किस चीज का समृद्ध स्रोत है? आपको बेसिकली प्रश्न में ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है? मीथेन हाइड्रेट्स का, मीथेन कार्बोनेट्स का, मीथेन साइनाइड्स का, या प्रोपेन हाइड्रेट्स का। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए, कृष्णा गोदावरी या केजी बेसिन मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इस बेसिन में जमा होने वाला मीथेन हाइड्रेट एक समृद्ध स्रोत है जो मीथेन एक प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है। आपको पता होगा मीथेन जो गैस है CH4 है कि नहीं, ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। जो जैविक ईंधन होता है उसका एक प्रमुख घटक होता है मीथेन। ठीक है, इसके अलावा जो गाय होते हैं, ठीक है, या जो गौवंशी पशु होते हैं उनके जुगाली करने से मीथेन होता है उत्पन्न। इसके अलावा धान की फसल से भी मीथेन का उत्पादन होता है, आपको पता होगा ये। ठीक, आणविक एवं संवर्धन तकनीकों का उपयोग करने वाले इस अध्ययन से केजी बेसिन में अधिकतम मिथेनोजेनिक विविधता का पता चलता है, जो कि अंडमान एवं महानदी बेसिनों की तुलना में इसे बायोजेनिक मीथेन का चरम स्रोत होने की पुष्टि करने के प्रमुख कारणों में से एक है। क्लियर है? ठीक, अब जबकि दुनिया में, ठीक है, अब इसका मेन जो पैराग्राफ है वो चालू होता है। क्या बोल रहा है कि इसमें मेथेन हाइड्रेट एक समृद्ध स्रोत है। ठीक, दूसरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि अनुमान है कि 1 घन मीटर मीथेन हाइड्रेट में 160 से 180 घन मीटर मीथेन होता है। यहां तक कि केजी बेसिन में मीथेन हाइड्रेट में मौजूद मीथेन का सबसे कम अनुमान दुनिया भर में उपलब्ध तमाम जीवाश्म ईंधन भंडार का 2 गुना है। यानी कि जितने जीवाश्म ईंधन पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं अभी तक, उससे 2 गुना भंडार जो है वो कहां पर उपस्थित होने का अनुमान लगाया जा रहा है? केजी बेसिन में। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है आपके एग्जाम के लिहाज से। ठीक, तो क्योंकि मीथेन जो है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा का एक स्रोत है, और चूंकि अभी तक ये यहां से उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक यहां पर जितना आपूर्ति था, जितना यहां पर भंडार था, वो वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। यानी कि आने वाले दिनों में हम इसको बहुत दिनों तक यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें याद रखना कि अगर प्रश्न आया कि कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वो उसको किस ईंधन के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है, तो याद रखिएगा किसके रूप में? मीथेन गैस के रूप में। तो चलो वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में पूछ रहा है कि एक समृद्ध स्रोत किसका है? हमको पता है कि मीथेन का है, मीथेन तो निकलेगा, लेकिन मीथेन जो है वो किस फॉर्म में है? तो हमने पढ़ा मीथेन हाइड्रेट्स के फॉर्म में है। ठीक है, मीथेन हाइड्रेट्स का भंडार जो है वो कृष्णा गोदावरी बेसिन में अनुमानित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वरिष्ठ अभिनेता को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है परेश रावल, प्रेम चोपड़ा, मुकेश खन्ना, के मेनन। तो याद रखिएगा अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? परेश रावल जी को। ठीक है, इसके संबंध में थोड़ा सा जान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने वरिष्ठ अभिनेता परेश रावल को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, बस इतना ही फैक्ट है इसमें आपको बेसिकली इसको पूरा नाम भी याद रखना है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, और इसी को बोला जाता है NSD। ठीक है, या इसको देवनागरी में लिख के दे सकता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, तो तीनों प्रारूप में आप इसको याद रखेंगे कि वही चीज है ना, वही चीज है। इसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? परेश रावल जी को। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन में है श्री प्रदीप जोशी, श्री अरविंद सक्सेना, श्री सुशील चंद्रा, श्री लक्ष्मण दिवाकर। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए देख पा रहे हैं आप, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी ने यूपीएससी चेयरमैन के रूप में शपथ ली है। प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी ने आज
संघ लोक सेवा यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। वह वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य के रूप में कार्यरत थे और उनको शपथ किसके द्वारा दिलाया गया? निवर्तमान चेयर यानी कि एक्स चेयरमैन श्री अरविंद सक्सेना जी के द्वारा। इसके पहले वही थे, ठीक है, जो पद से मुक्त हो रहे थे, उनका स्थान ले रहे हैं कौन? डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर निर्मित की गई है? ऑप्शन में है रीवा मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, संबलपुर उड़ीसा या गांधीनगर गुजरात। इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो हैं, जो कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत से होते हैं, आपके एग्जाम में बहुधा पूछे जाते हैं, अमूमन देखने को मिलते रहते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रीवा की मेगा सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। किस तारीख को की? 10 जुलाई 2020 को। ठीक, सौर ऊर्जा 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का माध्यम बनेगी क्योंकि यह पूरी तरह से स्वच्छ और सुरक्षित है। ऐसा कौन बोले? प्रधानमंत्री। कब बोले? इसका लोकार्पण किया। तो इसमें आपको याद रखने वाली चीज क्या है? इसमें याद रखने वाली चीज यही है कि ये जो है वो एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें इसकी कुल क्षमता जो है वो 750 मेगावाट की होगी। बहुत बड़ा पावर प्लांट है, मतलब कि, ठीक है, बहुत बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्लांट है। तो इसकी क्षमता भी याद रखिए और ये भी याद रखिए कि ये सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है एशिया के लेवल पे। कहां पर है? मध्य प्रदेश के रीवा में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, बार्क मुंबई, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, मुंबई महाविद्यालय मुंबई या कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर। थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ये जो समिट है वो कब हुआ है। चलिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस की उपलब्धियां। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1914 से प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस वर्ष 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय GKV के परिसर बेंगलोर कर्नाटक में 3 से 7 जनवरी 2020 के दौरान किया गया, जिसकी केंद्रीय विषय वस्तु थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। आपके एग्जाम के लिए केवल यही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि ये कब से आयोजित हो रहा है, तो कब से आयोजित हो रहा है? 1914 से। दूसरी चीज, इस साल कौन से क्रम का जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है वो हुआ? तो याद रखिएगा 107वीं। ठीक, कहां पर हुआ? तो कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर। ठीक है, GV के परिसर जो लिखा ना, GKV के परिसर, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। याद क्या करना है? कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर में। क्लियर? और इसकी थीम क्या थी, यानी इसका जो विषय वस्तु थी वो क्या थी? कौन सी थी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। आप देख पा रहे हैं यहां पर। तो यहां से कुल 4 फैक्ट निकलते हैं आपके, उसको याद रखिएगा। प्रारंभ कब हुआ, कौन से क्रम का था, कहां पर हुआ और उसकी विषय वस्तु क्या थी, उसका थीम क्या था। ठीक, इन चारों को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, तो चूंकि ये श्रृंखला जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ की श्रृंखला है और एक तरीके से बोला जाए कि अब हमारा रिवीजन सेशन चालू हो चुका है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का। तो आज छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में हम जिस चीज का रिवीजन करने वाले हैं वो है नवनिर्माण। ठीक है, यानी अभी हाल फिलहाल में अधोसंरचनात्मक जो नवनिर्माण हुए हैं उसके संबंध में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम एथेनॉल प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है कबीरधाम, कोरिया, कांकेर या कोरबा। तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है कहां पर? कबीरधाम में। PPP मॉडल से स्थापित होने वाला है। धान और गन्ने का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, PPP मॉडल में किस कंपनी के साथ इसका अनुबंध किया गया है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी कंपनी। ठीक है, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज के साथ इसका अनुबंध किया गया है, याद रखिएगा। और इसकी क्षमता की बात करें तो पर डे कितना? 40 किलो लीटर पर डे की इसकी क्षमता होने वाली है।
ठीक, एकदम याद कर लीजिए जो प्रथम एथेनॉल प्लांट है, ठीक है, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना जो है उसी परिसर में इसको स्थापित किया जाना है, आपको पता होगा। ठीक, इससे जुड़े हुए हर फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मक्का प्रोसेसिंग सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है कांकेर, दंतेवाड़ा, रायपुर या कोंडागांव। तो याद होगा आपको, मैंने बताया था कि मक्का प्रोसेसिंग सेंटर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? कोंडागांव में। नाम क्या है? मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग सेंटर। यहां पर मक्का का प्रोसेसिंग किया जाएगा, मक्के का विपणन किया जाएगा, ताकि जो आदिवासी लोग हैं उनको मक्के का सही मूल्य दिया जा सके, साथ ही मक्के से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उनको प्रचलन में लाया जा सके। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर, आपको बहुत बार पूछा मैं, किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ठीक है, या स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है कांकेर, कवर्धा, कोरबा या कोंडागांव। तो आपको पता होगा कि कांकेर का एक जगह है, कौन सा नाम है? सिंगार भाट। सिंगार भाट नाम के गांव में कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ठीक, ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए कांकेर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ट्राइब फूड पार्क किस स्थान पर निर्मित किया गया है? ऑप्शन में है सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर या नवा रायपुर। तो ये प्रश्न आपका आज का ब्रेन बूस्टर, 2 दिन से नहीं दिया था ना, चलिए आज सॉल्व करिए। बताइए कि ट्राइब फूड पार्क किस स्थान पर निर्मित किया जा रहा है। ये भी अगर कोशिश करें कि ये क्यों विकसित किया जा रहा है या क्यों निर्मित किया जा रहा है, ये भी बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है राज्य में लाख प्रसंस्करण केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है सिंगार भाट कांकेर, इच्छापुर कांकेर, मर्दापोटी कांकेर या नवागांव भावगीर कांकेर। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो कांकेर जिला है यहाँ पर नव निर्माण बहुत सारे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसिंग सेंटर लगाए गए हैं। ठीक है, लाख का प्रोसेसिंग सेंटर भी इसी क्रम का हिस्सा है। लाख प्रोसेसिंग सेंटर लगाया गया है नवागांव भावगीर में। ठीक है, मर्दापोटी में क्या लगाया गया है? मशरूम से संबंधित जो प्रशिक्षण केंद्र और उत्पादन केंद्र है वो लगाया गया है। इच्छापुर में हर्रा प्रसंस्करण केंद्र लगाया गया है। आपको पता होगा हर्रा जो है एक महत्वपूर्ण वनोत्पाद है। ठीक, सिंगार भाट में जैसा कि मैंने आपको बताया कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र लगाया गया है। ठीक, तो याद रखेंगे लाख प्रसंस्करण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? नवागांव भावगीर में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है राज्य मत्स्य अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर या रायपुर। तो याद रखिएगा मत्स्य अनुसंधान केंद्र खोला गया है आपका तेलीबांधा में। अब ये तेलीबांधा कहाँ है भाई? रायपुर में। ठीक है, रायपुर के तेलीबांधा में मत्स्य अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मछली पर अनुसंधान करना और उनके उत्पादन को बढ़ाना, जिससे कि मत्स्यिकी से या फिशरीज से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको अधिकाधिक आर्थिक लाभ प्रदान किया जा सके। चलिए अगला प्रश्न है मशरूम उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है सिंगार भाट कांकेर, इच्छापुर कांकेर, मर्दापोटी कांकेर या नवागांव भावगीर कांकेर। जैसा कि मैंने आपको 1-2 स्लाइड पीछे ही बताया कि मशरूम उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र कहां? मर्दापोटी कांकेर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है मिर्च प्रसंस्करण केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है लोरो जशपुर, इच्छापुर कांकेर, खरसिया रायगढ़ या घरघोड़ा रायगढ़। तो याद रखिएगा मिर्च प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जा रहा है जशपुर जिले में। स्थान का नाम क्या है? लोरो। ठीक है, आपने सुना होगा लोरो जो है बहुत फेमस जगह है, फूल उत्पादन के लिए बहुत फेमस जगह है वो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कोसा अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है कोरबा, सरगुजा, बस्तर या नवा रायपुर। देखिए कोसा से संबंधित 2 चीजों को याद रखिएगा, एक कोसा अभ्यारण्य है और दूसरा है कोसा अनुसंधान केंद्र। कोसा अनुसंधान केंद्र है आपका बस्तर में, जबकि कोसा अभ्यारण्य जो है वो स्थापित किया जा रहा है नवा रायपुर में। नवा रायपुर में एक गांव है, आपको पता होगा गांव का नाम राखी। ठीक है, राखी गांव में ये स्थापित किया जा रहा है कोसा अभ्यारण्य। तो ये थे हमारे समसामयिक श्रृंखला के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 10 प्रश्न और राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े हुए 10 प्रश्न और उनका विश्लेषण। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।